Hello everyone, good morning. Okay, this is Vivek Tyagi, PGD Physics and Dr. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय। आज ये सेशन थोड़ा सा डिले हो गया बच्चों, किसी तकनीकी समस्या के कारण मैं आपसे 20 मिनट देरी से जुड़ रहा हूँ। तो अब आप अपने साथियों से बात कर लीजिए, उन्हें आप बोल दीजिए जल्दी से वो लाइव आ जाए और जिससे हम क्लास शुरू कर सकें। अभी बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं मुझे लाइव। ओके ठीक है, वेरी गुड। तासवी आ गई है, अनिता शाह, खुशी, स्वामी, गुड मॉर्निंग खुशी, विपिन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, आर्यन, शाहिद रजा, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, जानवी शर्मा, गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई एम सॉरी फॉर दिस टेम्पररी डिले, फॉर दिस पार्शियल डिले। चैप्टर 3 हम लोग कर रहे हैं। कल मैंने आपको छोड़ा था कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। 5 कर्व मैंने आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके दिए थे और मैंने आपको बोला था कि आपको ये समझना है कि ये कर्व किस तरह की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार, और दूसरी बात इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको कोई रियल लाइफ सिचुएशन भी सजेस्ट करनी थी। आइए पहले कर्व की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसे हमने कर्व नंबर 3 नाम दिया था। ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा था पोजिशन टाइम कर्व को, जिसमें जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं था बल्कि एक कर्व्ड लाइन था। ये ऊपर की तरफ लगातार कर्व उठ रहा था। जो दूसरा कर्व है जिसे मैंने 4 नाम दिया था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था, अगेन एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी, लेकिन ये कर्व पहले की तरह ऊपर उठ नहीं रहा था बल्कि ये नीचे की तरफ लगातार झुकता चला जा रहा था। इसके अलावा 5th और 6th जो थे वो दोनों स्ट्रेट लाइन थे, लेकिन कल जो हमने एग्जाम्पल 1 और 2 डिस्कस किए थे ये उससे अलग थे। उसमें स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, जबकि ये स्ट्रेट लाइन लगातार नीचे की तरफ आ रही है। कर्व 7 जो था वो इन सभी से अलग था और वो एक अलग ही केस है। तो आइए 1 बाय 1 हम समझते हैं। पहले तो ये देख लें बच्चों कि इन 5 केसेस में मोशन हो रहा है या नहीं। मोशन की डेफिनेशन है कि अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो तो मोशन होता है। तो देखें टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है क्या? ये पोजीशन, ये टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हर एक इंस्टेंट पे पोजीशन भी चेंज होती चली जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ मोशन है। सेम विद दिस, इंस्टेंट चेंज होने पे पोजीशन चेंज होती है, इंस्टेंट चेंज होने पे पोजीशन चेंज होती है, मोशन है। यहाँ भी इंस्टेंट चेंज होने पे पोजीशन लगातार कम होती चली जा रही है। सो दैट मीन्स द चेंज इन पोजीशन इज देयर, सो इट इज मोशन, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। इसमें भी अलग अलग टाइम पे पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो ये भी मोशन हो सकता है। आइए वापस आते हैं इस पे। इस वाले एग्जाम्पल में बच्चों, अगर हम इस कर्व में इक्वल टाइम इंटरवल्स में इस कर्व को डिवाइड कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया, ये टाइम इंटरवल, दोबारा से फिर से इतना ही टाइम इंटरवल, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं पहले टाइम इंटरवल से दूसरे टाइम इंटरवल पर जाता हूँ तो जो चेंज इन पोजीशन है मेरे ऑब्जेक्ट का वो कम हो रहा है। पहले वाले टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन हुआ था इतना, देखिए शुरुआत में शुरुआत टाइम शुरू होने पे यहाँ था मेरा ऑब्जेक्ट और ये टाइम खत्म होने पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, तो चेंज इन पोजीशन इतना है। दोबारा से उतने ही टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन शुरुआत में इतना और फाइनल इतना, तो चेंज इन पोजीशन इस टाइम इंटरवल में कोरस्पॉन्डिंगली ज्यादा हो गया है। पहले कम था और दूसरे टाइम इंटरवल में ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो ज्यादा पोजीशन में चेंज अटेन करता चला जा रहा है सक्सेसिव आगे वाले टाइम इंटरवल्स में। यानी कि पहले जैसे मैं मान लूं 10 सेकंड में अगर 10 मीटर चला था तो अगले 10 सेकंड में वो शायद 15 या 20 मीटर चलता है। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जब हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम जा रहे हैं, ये चैप्टर ही हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट रोड पे जब हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो वो जितना उसका पोजीशन चेंज होती है वो टाइम बढ़ने पे चेंज होती चली जाती है। पहले 10 सेकंड में वो 20 मीटर गई तो हो सकता है अगले 10 सेकंड में वो 40 मीटर जाए, इफ वी हैव एक्सेलरेटेड इट। सो ये एग्जांपल हो गया ए बाइकर एक्सेलरेटिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। इसमें क्या है बच्चों, ये इसका उल्टा केस है। यहाँ पे कर्व ऊपर की तरफ उठ रहा था जबकि ये कर्व नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पे आप
तीन इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इसे डिवाइड करके देखें तो आप पाएंगे कि पहले टाइम इंटरवल में कर्व ने ज्यादा चेंज इन पोजीशन अटेन किया था, अगले टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन कम हो गया और उससे अगले टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन और भी कम हो गया। आप उसे समय तो उतना ही दे रहे हैं लेकिन वो चेंज इन पोजीशन उतना ज्यादा अब नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर रहा है। जो बाइकर पहले वाले केस में एक्सेलरेट कर गया था अब उसे ब्रेक अप्लाई करने पड़ गए हैं और इसलिए वो स्लो डाउन हो गया है। ये उसका फिजिकल एक डेली लाइफ की एग्जाम्पल हो गया। फिफ्थ जो कर्व है बच्चों, फिफ्थ कर्व में एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों की तरह कर्व्ड नहीं है बल्कि इस बार एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इस बार चेंज ये है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार कम हो रही है। पहले मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बढ़ती थी, इन दोनों केसेस में बढ़ती थी, लेकिन इस केस में टाइम बढ़ने पर मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कम होती चली जा रही है। और अगर आप टाइम इंटरवल्स की टर्म्स में इसे देखें तो फिर से मैंने दो बराबर टाइम इंटरवल ले लिए हैं तो आप पाएंगे कि चेंज इन पोजीशन अब भी बराबर ही है। पहले टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन इतना और फिर से अगर मैं उतना ही टाइम इंटरवल दूं तो चेंज इन पोजीशन सेम ही बना रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हो रही है, जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये कर्व यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, लेकिन ऊपर वालों से थोड़ा अलग है। एक तो इसलिए अलग है कि उनमें चेंज इन पोजीशन अलग अलग हो रहा था, इसमें चेंज इन पोजीशन सेम हो रहा है। लेकिन एक और तरीके से अलग है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप एग्जांपल सोचेंगे तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ वापस लौट रहा है। क्या मतलब, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन से दूर था। देखिए शुरुआत में ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर है, वो ग्रेजुअली ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है। तो ये ग्रेजुअली ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है। शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है। देखिए ये ओरिजिन, शुरुआत में मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है और वो ग्रेजुअली ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है। तो ये उसका एग्जांपल है। डेली लाइफ में हम इस एग्जांपल को ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेरा बाइकर एक्सीलरेट करके गया था और फिर उसने ब्रेक वापस अप्लाई कर दिए थे, मान लीजिए उस बाइकर का घर उसका ओरिजिन है और जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से वापस आ रहा है तो ये उसका एग्जांपल हो सकता है। एक्स लगातार कम होता चला जा रहा है, टाइम तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो और इस कर्व में क्योंकि ये कर्वेचर इसमें नहीं आया है, ये स्ट्रेट लाइन है और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंजेस हो रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता रहा है। तो मेरा बाइकर घर लौट रहा है अपने, और हाँ ये भी बताना पड़ेगा कि ओरिजिन घर पे है, तभी एक्स लगातार कम होता चला जा रहा है जैसे ही वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ठीक, जो सिक्स्थ एग्जांपल है बच्चों, वो पॉसिबल है क्या? हाँ है, क्योंकि कर्व का पहला वाला पार्ट तो जैसा 5 में था ऐसा ही इसमें है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। जिसका सेकेंड हाफ है जो पोजीशन की नेगेटिव एक्सेस की तरफ चला गया है, तो ये पॉसिबल है क्या? यस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्स नेगेटिव तो हो सकता है, ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो हाँ ये भी पॉसिबल है। ओके, इसके लिए कोई डेली लाइफ का अगर हम एग्जांपल सुझाएं तो वो क्या होगा कि वो बाइकर जो एग्जांपल 5 में घर की तरफ वापस आ रहा था, घर ये था ओरिजिन, और वो बाइकर घर की तरफ वापस आके एग्जांपल 5 में वो घर पे रुक गया था, इसलिए आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी आगे वाले टाइम पे, तो वो रुक गया था। लेकिन इस वाले केस में वो ओरिजिन से फिर आगे चला गया है। देखिए ओरिजिन से जब आगे चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो x नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि इस एग्जांपल में हो रहा है। x यहाँ तक तो x पॉजिटिव था, फिर x यहाँ पे 0 हो गया था, लेकिन इससे आगे x लगातार ऊपर पॉजिटिव x नेगेटिव वैल्यूज गेन करता चला जा रहा है। तो ये मेरा बाइकर ऐसा है जो वापस आया लेकिन घर पे रुका नहीं, बल्कि वो चलते चलते घर को क्रॉस करके दूसरी डायरेक्शन में चला गया, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो गई। जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों वो इन चारों से अलग है। एक्चुअली ये एक ऐसा कर्व प्लॉट हमने किया था जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें मेरा ऑब्जेक्ट किसी एक इंस्टेंट पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंस्टेंट पे मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो आप सबसे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर पोजीशन ये है, जबकि कुछ ये भी कह सकते हैं कि सर इसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है।
तो इसका आंसर सही है, दोनों के ही आंसर सही हैं कर्व के हिसाब से तो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हम एक ही इंस्टेंट पे अपने ऑब्जेक्ट को दो जगह पा रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही समय पे दो अलग अलग जगह पर हो? दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस कर्व इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। ये कर्व तो गलत है। बोर्ड का कंटेंट दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल टू यू? फोकसिंग ठीक है? दीपू, दीपाली, हाँ लगातार दीपू भी जुड़ रही है हमारे साथ, मधु, ओके, हिमांशी, ठीक है, बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? और गुड, अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे बच्चों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। जब हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में समझा था, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ फास्ट और हाउ स्लो इट इज मूविंग, एंड मेजरमेंट ऑफ फास्टनेस और स्लोनेस इन ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। कितना तेज मूव कर रहा है, ये हम वेलोसिटी से एक्सप्रेस करते हैं। वेलोसिटी आप 11th क्लास में बच्चों दो तरह की वेलोसिटीज पढ़ेंगे। पहली है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो हम मंडे को पहले डिफरेंशियल कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। लेकिन एवरेज वेलोसिटी वही पुरानी वेलोसिटी है जो आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। और देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी सिंपली इक्वल्स चेंज इन पोजीशन, जिसे हम बच्चों ने कल लिखा था, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। This change in position is also called as displacement. So the average velocity can be defined as the change in position per unit time or displacement per unit time. This is how we can define it. So easy thing, mathematically समझने में भी आसान है और otherwise भी it is not difficult. Unit इसकी बच्चों है SI unit, इसकी obviously है मीटर पर सेकेंड, और प्रैक्टिकल इसकी यूनिट है। हम लोग स्पीड को डेली लाइफ में जनरली मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस नहीं करते। इफ आई आस्क यू के बाइक के लिए सेफ स्पीड कितनी है, मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी है, तो perhaps you won't answer me in terms of meter per second. Perhaps I'm sure that you won't answer me in terms of meter per second, since even on the panel of our vehicles, of automobiles, the speeds are given in kilometer per hour, not in meter per second. So if I ask you that how much maximum speed is safe, so most of you will perhaps answer that 60-70. You will say 60-70, but the unit is kilometer per hour. So डे टू डे लाइफ में हम किलोमीटर पर आवर प्रैक्टिकल यूनिट है जिसे यूज करते हैं, और मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है। हम अपनी कैलकुलेशन में मीटर पर सेकेंड को ही यूज करेंगे। ओके, अब किलोमीटर पर सेकेंड और मीटर, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में रिलेशन समझना बड़ा जरूरी है बच्चों। ये हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में कन्वर्जन के समय भी हालांकि किया था, बट आप लोग को फिर भी याद भी रहना चाहिए बच्चों ये कि 1 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो होता है कि कन्वर्जन से ऐसा क्यों होता है वो तो हम समझ चुके हैं, बट अब आप इसे याद कर लीजिए और आप इसे इम्बाइब कर लीजिए अच्छे से। 1 मीटर पर सेकेंड होता है 18/3 किलोमीटर पर आवर, और ये होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर। सो 1 मीटर पर सेकेंड इज दिस मच। ओके, इफ यू कैन इम्बाइब इट, अगर आप अच्छे से इसे अपने अंदर उतार सकते हैं तो ठीक है। बाकी एक और सरल तरीका है कि अगर इसमें मैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू
36 किलोमीटर पर आवर। अब इस नंबर को आप याद रख सकते हैं। आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए 36 किलोमीटर पर आवर की कोरस्पॉन्डिंग कोई डेली लाइफ में दिखने वाली स्पीड आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या? 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो शायद आप समझ सकेंगे। जो हैवी ट्रक्स बच्चों रोड्स पर मूव करते हैं या जो कार्गो व्हीकल, सामान ले जाने वाले व्हीकल्स आप देखते हैं सड़कों पे, उनके पीछे लिखा रहता है स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। देयर स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेरी क्लोज, बस 10% का ही वेरिएशन है। तो दिस स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इज वेरी मच टू द स्पीड ऑफ दोज व्हीकल्स। तो दैट स्पीड इज एक्चुअली 10 मीटर पर सेकेंड। दैट स्पीड इज क्लोज टू 10 मीटर पर सेकेंड। आप 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड को भी एक स्पीड से रिलेट कर सकते हैं बच्चों। ये कौन सी स्पीड है? ये स्पीड है 100 मीटर के ट्रैक पर दौड़ते हुए किसी स्प्रिंटर की स्पीड। देखिए मैंने आपको यूसेन बोल्ट का एग्जांपल कल भी बताया था बच्चों। जो 100 मीटर के स्प्रिंटर होते हैं बच्चों, वो 100 मीटर डिस्टेंस को लगभग 10 सेकेंड में कवर करते हैं। हालांकि 10.1 में करते हैं या 9.8 में करते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली दे कवर दिस डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। सो दैट मीन्स देयर स्पीड बिकम्स 100 मीटर अपॉन 10 सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड उनकी स्पीड होती है। सो नाउ परहैप्स यू विल बी एबल टू कीप इट इन योर माइंड दैट the fastest moving person on an athletic track of 100 meter sprint equals just the speed of a vehicle, heavy vehicle moving on our roads. और स्प्रिंटर की स्पीड कितनी है? 100 मीटर इन 10 सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और जो व्हीकल भारी मूव कर रहा है रोड पे, उसके पीछे हमने स्पीड लिखी हुई देखी है, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे 40 नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। मान लीजिए वो व्हीकल अपनी टॉप स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। सो द फास्टेस्ट मूविंग मैन ऑन अर्थ इज एक्चुअली नॉट इवन एज फास्ट एज दैट स्लोएस्ट मूविंग व्हीकल ऑन आवर रोड। 10 मीटर पर सेकेंड इज 36 किलोमीटर पर आवर। ये आप मेमोराइज कर लीजिए। ये हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है बच्चों। एक बात और समझ लें हम यहाँ पे कि क्या एवरेज स्पीड नेगेटिव हो सकती है? सो द आंसर इज ओके, डेफिनेटली यस, इट कैन बी नेगेटिव। कि एक्स फाइनल एक्स इनिशियल से छोटा हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो वी एवरेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, इसे हम, हालांकि एवरेज वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वेक्टर का कंसेप्ट डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अभी बस हम ये समझें कि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव होना भी उसके वेक्टर होने को ही इंडिकेट करता है, ये बताता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। एक एग्जांपल बच्चों समझते हैं एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाए इससे रिलेटेड। ओके, चलिए ये मान लेते हैं, एक केस लेते हैं बच्चों, उसमें हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं एक टेबल बना लूं t वर्सेस x के लिए। t है सेकेंड में और x है मीटर में। और मान लीजिए t है बच्चों 0, x 0 है। ओके, फिर t की वैल्यू हुई 1, 2, 3, 4 और मान लीजिए x की वैल्यू हुई 2, 4, 6 और 8। अगर बच्चों मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ओके, और इन सब पॉइंट्स के चलिए मैं कोई नाम रख देता हूँ। इसे मैंने कह दिया 0, ओके, O, A, B, C, D। हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, यदि मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट V एवरेज इन जर्नी calculate V average in journey OAB, suppose in journey OAB में आपको V average कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लिख डालेंगे आप। V average होता है x final माइनस x initial डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। x final क्या है? जब मैंने आपको जर्नी डिफाइन कर दी OAB, तो B पर x final है और वो कितना है 4
तो आप एक्स फाइनल को 4 मीटर ले लेंगे। एक्स इनिशियल कितना है, जर्नी शुरू हुई थी ओ से और ओ पे एक्स कितना था 0, सो दिस इज 4 मीटर माइनस 0 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। और ओ से बी तक जाने में यानी ओ ए बी में ओ से बी तक जाने में उसे टाइम कितना लगा, शुरू में 0 सेकेंड पे शुरू किया था और खत्म किया 2 सेकेंड पे, तो यानी टाइम लगा 2 सेकेंड और ये निकल के आया 2 मीटर पर सेकेंड। सो नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज एन ईजी थिंग टू डू। तो आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। अब बच्चों एक और तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए इसी कर्व से इसी इंफॉर्मेशन से, जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, अगर मैं कर्व प्लॉट कर लूं x वर्सेस t, t है सेकेंड में एंड x है मीटर में। ओके, इफ आई ट्राई टू प्लॉट ए कर्व देन आई रिक्वायर टाइम up to 4 seconds, so taking it as 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, and taking the position from 0 to 8. Okay, this much space I have, so I'm taking it as 8, so this will be 4 and 2 and 6. My object at 0, it was at 0, so at 0 second the object was at 0. At 1 second it has reached the 2 meter mark. At 1 second it has reached the 2 meter mark. At 2 seconds it has reached the 4 meter mark. At 2 seconds it has reached the 4 meter mark. At 3 seconds 6. At 3 seconds 6. And at 4 seconds it is at 8. It is at 8. अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर लूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल जाएगी। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस मेरे पास ये कर्व प्लॉटेड है, तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस कर्व में तो फीड कर ही दी है। अब बात बस ये बची कि मुझे उस इन्फॉर्मेशन को इससे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको मान लीजिए मोशन हुई, पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम O, इसका A, B, C एंड D, ये पॉइंट है O A B C D। अब मैं आपसे फिर से पूछूं कि V एवरेज आपको बताना है इन O A B, वही वाला पार्ट मोशन का जो हमने पहले यूज किया, तो V एवरेज इन O A B। तो आप कैसे निकालेंगे, फिर से फॉर्मूला वही है बच्चों, x फाइनल। अब ये मान के चलिए कि अब आपको ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आपके पास है ही, आपको सिर्फ कर्व एक प्लॉटेड मिला है, तो आप कहेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। ओ ए बी में b फाइनल है, तो b फाइनल है और d पर x कितना है बच्चों 4, d पर x कितना है 4, तो x फाइनल मैं लूंगा 4 मीटर। ओके, जर्नी शुरू हुई थी O से और O पर x कितना था 0, तो x इनिशियल था 0 मीटर। और मैं टाइम की इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। O A B में टाइम लगा, O A B में टाइम लगा 2 सेकेंड, तो फिर से मेरे पास निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने टेबुलेटेड फॉर्म से एक्सट्रैक्ट की थी वो मैं कर्व से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिर हम कर्व से कर क्यों रहे हैं? कर्व से एक्सट्रैक्ट करने में बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसे हम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लोप। आइए समझते हैं स्लोप क्या होती है किसी कर्व की। सो इट हैज़ एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, कर्व फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। देखिए अभी हमारे यहाँ पे ये जो समस्या चल रही है बच्चों, पूरे विश्व में जो समस्या चल रही है कोरोना वाली समस्या, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो पर डे या विद पर पासिंग डे कितने लोग उस बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए कर्व प्लॉटेड मिल रहा है। उसके लिए दे आर प्लॉटिंग ए कर्व, यहाँ पे अफेक्टेड पीपल है और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है, और आपने अगर देखा हो तो वो कर्व ऐसे जा रहा है, अभी वो कर्व ऐसे जा रहा है। When we look at this curve, तो इस कर्व को देखते ही हमें इस बात का आइडिया आ जाता है कि प्रॉब्लम लगातार ग्रेव बनती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कर्व लगातार ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होते चले जा रहे हैं, और शुरू में जिस तेजी से हो रहे थे अब कर्व
और ऊपर की तरफ जा रहा है और तेजी से लोग इन्फेक्ट होते चले जा रहे हैं। पर आपने ये बात भी सुनी होगी कि हम लगातार इस चीज वर्ड को भी यूज कर रहे हैं, दैट व्हाट इंडिया इज डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू फ्लैटन दिस कर्व। कर्व को फ्लैटन करने का क्या मतलब है बच्चों, कि कर्व जो लगातार ऊपर की तरफ उठ रहा है इसे हम थोड़ा फ्लैट कर लें, थोड़ा फ्लैट कर लें। अगर कर्व ऐसे फ्लैट हो जाएगा तो उसका मतलब होगा कि अब उतनी तेजी से लोग इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं जितनी से शुरू में हो रहे थे। तो एक्चुअली कर्व अपने आप में जो हमारी प्रॉब्लम है या जो सिचुएशन है उसे पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देता है। दैट्स व्हाई दीज कर्व्स हैव बीन ड्रॉन, और दैट्स व्हाई वी ड्रॉ दीज कर्व्स। चलिए हम वापस आते हैं इसी कर्व की तरफ। देखिए बच्चों, वेलोसिटी आपने निकाली दिस थिंग अपॉन दिस थिंग ऐसे करते। अब इस कर्व के रेफरेंस में मैं इसे मिटा दूं और अभी हम जनरल बात करते हैं। एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल माने ये पोजीशन माइनस ये पोजीशन और टाइम मतलब ये वाला। तो बच्चों अगर मैं एक ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, मैं आपको सिर्फ एक ट्राइंगल बता दूँ, दिस ट्राइंगल, आई होप द ट्राइंगल इज विजिबल, I hope the triangle is visible, is it? Or should I redraw? ठीक है, all right, okay, काजल, हार्दिक, ठीक है, तो कर्व दिख रहा है, all right। तो देखिए बच्चों इस वाले कर्व में एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल, इसमें तीन, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड्स हैं। एक ये साइड जिसे हम बेस कह सकते हैं, एक साइड जिसे परपेंडिकुलर कह सकते हैं और इसे हम हाइपोट कह सकते हैं। तो देखिए ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली साइड है बच्चों, वो सिंपली एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल है। एक्स एफ मतलब इतना और एक्स इनिशियल मतलब इतना। तो ये वाली साइड है एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल इज दिस साइड, ओके। इसका बेस क्या है बच्चों? बेस है डेल्टा टी, शुरू में समय 0 और फाइनली समय 2 सेकेंड। तो इसका बेस है डेल्टा टी। अगर इस कर्व की हाइट है एक्स एफ माइनस एक्स आई और इसका बेस है डेल्टा टी बच्चों, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल, मैं आपको ये एंगल बता दूं कि एंगल थीटा है, तो कैन यू टेल मी कि इस थीटा का एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल और डेल्टा टी से रिलेशन क्या है? देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन दिस थीटा एंड दीज टू टर्म्स। So for that sake we'll require some mathematics। और बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan का फॉर्मूला लगा दें तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड हियर परपेंडिकुलर इज एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल whereas base is डेल्टा t। यानी कि मेरा राइट एंगल ट्राइंगल में एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वो तो tan थीटा के बराबर होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? वो tan थीटा के बराबर होता है। ये बड़ी बात सिर्फ ये हो गई बच्चों कि मैथ्स में ये जो टर्म tan थीटा है इसका एक अलग यूनिक नाम है जिसे हम बोलते हैं स्लोप। और फिजिक्स के हिसाब से एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी हमने अभी समझा, ये हमारी वी एवरेज है। दिस इज वी एवरेज। तो कंक्लूसिवली बात निकलकर ये आई कि अगर मैं एक एक्स वर्सेस टी यानी पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व प्लॉट कर लेता हूं, तो उसमें जो मेरी लाइन ड्रॉन आती है उस लाइन के लिए अगर मैं tan थीटा निकाल लूं, उस लाइन के लिए अगर मैं tan थीटा फाइंड आउट कर लूं, तो इस tan थीटा का नाम मैथमेटिक्स में स्लोप होता है। तो वो tan थीटा मेरे चेंज इन एक्स और चेंज इन टाइम के रेशियो के बराबर होता है। चेंज इन एक्स और चेंज इन टाइम के रेशियो के बराबर होता है और फिजिक्स में जिसका नाम वी एवरेज या एवरेज वेलोसिटी होता है। तो कंक्लूसिवली हम बात ये कह सकते हैं कि किसी कर्व की स्लोप एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। You may have to you may take some time to let this concept to sink। इसे सिंक होने में थोड़ा समय लग सकता है कि एक नई टर्म आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई है स्लोप, और आपको ये tan थीटा वाला फॉर्मूला अपना रिकॉल करना पड़ा है जो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था।
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बात निकल के ये आई कि स्लोप एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसे मैं मिटा देता हूँ बच्चों, और हम स्लोप को एक बार डिफाइन फिर से कर देते हैं कि इनवर्ड स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन जो ऐसे डिफाइंड है कि it is equal to the tan, it is equal to the tan of the angle, it is equal to the tan of the angle made by a line with the horizontal, with the horizontal axis। क्या मतलब बच्चों, मतलब ये मेरी वर्टिकल एक्स, ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्स है, और ये मेरी कोई लाइन है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का नाम मान लीजिए थीटा है, उसका tan यानी कि tan थीटा, tan ऑफ दिस एंगल यानी tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप। और पिछले वाले कर्व में जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसमें भी हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और उसका हमने स्लोप निकाल लिया था। लेकिन जब हम स्लोप निकालते हैं तो हमने पाया था कि अगर y एक्सिस पे हम पोजीशन और x एक्सिस पे अगर हम टाइम लें, तो इसकी स्लोप निकालने की प्रोसेस में हमें ये लेना पड़ेगा कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर। तो इसकी जो जब हम tan थीटा लेंगे स्लोप निकालने की प्रोसेस में, तो हम लेंगे चेंज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा डेल्टा x और बेस हो जाएगा डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो अगर x वर्सेस t कर्व प्लॉटेड है और हम उसकी स्लोप निकालें बच्चों, तो वो हमें एक फिजिक्स की क्वांटिटी के बारे में बताता है, जिसे हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ। अब बात एक्चुअली यूं रिड्यूस हो गई बच्चों कि मैंने जो आपको पिछला एग्जांपल बताया था, पहले उसमें हमने एक टेबल ड्रॉ की थी जिसमें सारा डेटा फीड था, t की अलग अलग वैल्यूज और x की अलग अलग वैल्यूज, और उससे हमने वेलोसिटी निकाली थी। फिर मैंने आपको एक कर्व ड्रॉ करके दे दिया था जिसमें t की वैल्यूज और x की वैल्यूज लिखी थी, आपने उससे वेलोसिटी निकाली थी। लेकिन अब मेरे पास एक तीसरा तरीका भी है इस प्रॉब्लम को आपको देने का, कि अब मैं आपको ये ना बताऊं कि t की क्या वैल्यूज है और ना मैं आपको ये बताऊं कि x की क्या वैल्यूज है, बस मैं आपको सिंपली एक कर्व ऐसा ड्रॉ करके दे दूं, मैं आपको सिंपली एक कर्व ड्रॉ करके दे दूं, और ये मुझे बताना पड़ेगा आपको कि x एक्सिस पर पोजीशन है और y एक्सिस पर टाइम है, और मैं आपको ये कर्व ड्रॉ कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो आप इसे अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि x की यूनिट क्या है और टाइम की यूनिट क्या है, जो जनरली मीटर और सेकंड रेस्पेक्टिवली होगी। तो आप सिंपली, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, वैल्यूज नहीं गिवन है, लेकिन आप सिंपली इस कर्व की स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप आप कैसे निकालेंगे? अगर ये मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में दे दिया है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपना d लेकर ये मेजर करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितना है। आप देख लेंगे एंगल कितना है, और जब एंगल आपको पता चल जाएगा तो उस एंगल का आप tan ले लेंगे। मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है, तो आप इसे ले लेंगे, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। डिग्री से बात नहीं बनेगी, उसे हमें रेडियन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही इसका tan लेंगे तो आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि tan थीटा तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और मैं आपको सिंपली, हो सकता है कि मैं आपको डी वाली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूं, बल्कि मैं आपको ये वैल्यूज ही लिख के दे दूं कि वैल्यू 30 डिग्री है। इवन देन यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी।
तो अब आपके पास वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक नया तरीका हो गया है जिसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। एक्स एक्सिस से एंगल लीजिए और उसका tan ले लीजिए, वो भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये वाली बात आप याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि मंडे को जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन करेंगे और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे, तब हमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, स्लोप की तब हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, अब स्लोप की इतनी बात होने के बाद फिर ये जरूरी हो गया है कि हम इसका एक और एग्जांपल बच्चों कर लें। देखिए, अगर मैं आपको एक पोजीशन वर्सेस टाइम का व्यू प्लॉट करके दे दूं बच्चों, ऐसे ये पोजीशन हो गई ओ ए, देयर आफ्टर अनदर पोजीशन ए बी एंड देन आई हैव पोजीशन बी सी, एंड आई आस्क यू दैट दिस इज द पोजीशन वर्सेस टाइम का, एंड आई सिंपली आस्क यू दैट इन विच ऑफ द पोर्शंस this curve consists of three portions. One is OA, AB and BC. That in which of the portions the average velocity is maximum. So now you can easily answer, क्योंकि अब हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है स्लोप। तो हम देखें इसकी स्लोप कितनी है OA की। तो OA की स्लोप है, ये इतना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अगर हम AB में वेलोसिटी हमें निकालनी है, AB में वेलोसिटी क्या होगी, AB का स्लोप बच्चों कितना, AB जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल मैंने इसके पैरेलल यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया, तो जितना AB इससे एंगल बनाएगा उतना इससे भी बनाएगा, तो इसका एंगल है थीटा डैश। सिमिलरली BC का एंगल देख लें हम, हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, BC का एंगल होगा माना थीटा डबल डैश। तो एंगल किसमें सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली BC पोर्शन में। और स्लोप क्या होती है, tan ऑफ एंगल। तो जब एंगल बड़ा है तो tan ऑफ एंगल भी बड़ा होगा, यानी कि इसकी स्लोप मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो यू कैन स्ट्रेट अवे आंसर इन टर्म्स ऑफ स्लोप। यू विल से दैट सिंस द लास्ट पोर्शन BC हैज द हाईएस्ट स्लोप, so it will represent the highest velocity. The portion AB has a minimum slope, hence it will represent the minimum velocity. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, हम एवरेज वेलोसिटी के साथ साथ एक नया एवरेज स्पीड को भी समझते चलें। 5 मिनट अभी बचे हैं, तो हम एवरेज स्पीड भी समझ लेते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क ये है कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, जबकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड सिंपली फास्टनेस के बारे में बताती है, किस डायरेक्शन में फास्टनेस इसके बारे में नहीं बताती है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जिसे हम कई बार यू भी लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड को v, डिस्टेंस को s और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट होगी बच्चों मीटर पर सेकेंड, और साथ में इसकी भी प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आवर होगी। रिलेशन वही होगा। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंस के पास भी डायरेक्शन नहीं होती है, टाइम के पास ऑब्वियसली डायरेक्शन नहीं होती है, तो स्पीड के पास भी डायरेक्शन नहीं होती है। एक केस में यहाँ पे आपसे डिस्कस करते चलूँ एवरेज स्पीड का। इसमें 2 स्पेशल केसेस हैं बच्चों एवरेज स्पीड निकालते समय। पहला केस ये है कि मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चला। ये चलिए मैं आपको स्ट्रेट अवे मैं आपको कहूँ बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट ने कुछ दूरी तय करी v1 स्पीड से और फिर कुछ दूरी उसने तय करी v2 स्पीड से। एंड इफ आई आस्क यू कि हाउ मच इज द एवरेज स्पीड, सो परहैप्स यू विल आंसर, और यू मे आंसर कि सर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर 50% ही करेक्ट है, क्योंकि कुछ केसेस में v1 प्लस v2 बाई 2 होगा और कुछ केसेस में ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 एवरेज स्पीड होगी। तो राइट नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कल हम लोग एवरेज स्पीड का ये एग्जांपल समझेंगे, और अभी आपके पास करने के लिए काम इतना है बच्चों कि आप एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.1 कर सकते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड है एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.1 यू कैन सॉल्व।
और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम 3.16 मैंने आपको कल भी कहा था सॉल्व करने के लिए, कर्व पे बेस्ड है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3.19 का एक्सरसाइज की प्रॉब्लम का पहला पार्ट भी आप कर सकते हैं, 3.19 का पार्ट 1। दैट्स इट फॉर टुडे। मंडे को टाइम से जुड़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम पढ़ेंगे। थैंक यू।